सो हाय गाइस, माय नेम इज़ कनिष्क और मैं हूँ DTU का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोटा की लाइफ कैसी है। तो कोटा की लाइफ आपको बेसिकली कोटा के एक्स स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं। तो चलो उनसे ही जान लेते हैं कि उनकी कोटा की जर्नी कैसी रही। सो गाइस, एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। So, hello everyone, my name is Vipul and I'm a first year college student. Hi guys, I'm Harshit and I'm studying EC from IIT Bhubaneswar. Hello everyone. Hi, my name is Pritish and I am a BTech first year student. सो सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुमने कोटा जाने का क्यों सोचा। तुमने अपने आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बजाय कोटा जाना ही क्यों सही समझा। तो कोटा जाने का मेरा मेन रीज़न वही था कि सबसे वही सुना है कि कोटा हब है, वहीं से सब कुछ होता है। तो बस वही थी इंस्पिरेशन, पेरेंट्स ने वही कहा तो वहाँ पे जाओ तो अच्छा होगा, तो वो माहौल के लिए गया था। तो कोटा जाने में वही था कि जोश जोश नहीं होता कि यार कोटा जाएंगे IIT क्रैक करेंगे वगैरह। और कोटा फैक्ट्री में तो देखा ही होगा कि वो बोलते नहीं है कि कोटा में माहौल मिलता है पढ़ने का वगैरह वगैरह। तो यही सब दिमाग में था। और मेरा कज़न ब्रदर प्रीतिश, तो वो भी कोटा में गया हुआ था, तो उससे मेरी बातचीत होती थी कि वो 1 महीने पहले मेरे से गया हुआ था कोटा में कि कैसे पढ़ाई हो रही है। एंड मेरा मतलब 12th के बाद मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था, तो और कोई कॉलेज भी अच्छा नहीं मिल रहा था, तो फिर सोचा कोटा में जाता हूँ एंड कि माहौल भी मिलेगा और डिस्टर्बेंस भी कम होगी। फिर डिसाइड किया कि मैं कोटा जाता हूँ। हेलो एवरीवन। अनलाइक विपुल एंड हर्षित, मेरा एकदम उल्टा ही सिनेरियो था। मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कोटा जाने के बारे में, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि वहाँ जाना है करके। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कम समय पे लिया हुआ कुछ बेहतरीन डिसीजंस में से एक है, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि इनके कोई जान पहचान वाले या फिर इनके पेरेंट्स इनको बोल रहे थे कि जाना चाहिए, या फिर इन लोगों के पास एक आइडल था जिसको इन लोग एस्पायर कर सके। पर मेरे केस में बस उल्टा ही था। मेरा वैसे स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा रैंक आ चुका था और 12th में भी काफ़ी अच्छा ही था। तो एक दोस्त था मेरा जिसने कहा कि एक ट्राई देना चाहिए हम लोग को कोटा जाके। तो बस उसके कहते ही मैंने मान लिया और विदिन 2 days तत्काल टिकट निकलवा लिया और बस बैग पैक किया और चलते बने। I decided to go कोटा बिकॉज घर वालों को लगता था बहुत तेज है पढ़ने में, 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, 1 साल तैयारी करेगा तो कहीं अच्छी जगह चले जाएगा, बड़ा काम करेगा। यही दैट्स इट। सो अगली चीज़ तुम ये बताओ कि तुम्हारे कोटा में स्ट्रगल्स क्या थे। यानी कि जब तुम वहाँ पे सबसे पहले गए थे तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें नई लगी थी, या फिर ऐसी चीज़ जो तुम्हें करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। वो चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करो और सबको समझाओ। स्ट्रगल की बात करें तो यार पहली बार मैं घर से इतनी दूर गया था और पहली बार हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस किया था। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी जब पेरेंट्स चले गए थे छोड़ के, एडमिशन करा के हॉस्टल अलॉट हो चुका था, फिर वो चले गए थे। जैसे ही गए वैसे ही एकदम इमोशनल सा हो गया कि यार अब अकेले रहना पड़ेगा। तो पहले 1 हफ्ते शायद मैं बहुत रोया भी कि अकेला रहता हूँ, दोस्त वोस्त कोई बना नहीं था, तो बहुत रोया भी था रूम में अकेले अकेले बैठ के। और ये भी वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कोटा। तो वही 2-3 महीने लग गए एडजस्ट करने में। और फिर जैसे ही एडजस्ट हुआ फिर दोस्त बने, फिर घर की याद आना भी खत्म हो गई। फिर सोचा कि फिर हॉस्टल लाइफ ही इंजॉय करने लगे। पानी बहुत खराब था सही में, बाल झड़ने लगे स्टार्टिंग में जैसे ही गया, तो उसकी टेंशन अलग होने लग गई कि बाल झड़ रहे हैं यार। वो कोटा का एक कॉमन चीज़ है, सबके साथ वो होता है, इसीलिए सारे लोग वहाँ जाके पूरा ट्रिम कर लेते हैं बाल अपना। जैसे विपुल ने कहा कि पहले बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम बाहर जाते हैं घर से, तो होम सिकनेस होती है और उसके बाद फिर वहाँ का एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना, वहाँ का शेड्यूल बहुत अलग होता है। ऐसे स्कूल में हमें स्पून फीड होता है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे खुद से सब कुछ करना होता है, करना है तो ऐसी चीज़ें। और फिर बाद में फिर हॉस्टल में फ्रेंड्स बनने में टाइम लगता है, वहाँ पे फिर रहने में तो वही टाइम लगता है, वही मेन स्ट्रगल थे। उसके बाद जब एक बार फ्रेंड्स बन जाए और बाकी सब हो जाता है, देन इट्स स्मूथ। भाई इन लोगों ने सबसे मेन स्ट्रगल तो बताया ही नहीं कोटा का। सबसे मेन स्ट्रगल तो था हॉस्टल खोजना भाई। आपको याद होगा, वहाँ जैसे ही एक बच्चा एडमिशन लेके हॉस्टल के गेट पे कोचिंग के गेट पे पहुँचता है, वहाँ ब्रोकर्स की लाइन लग जाती है, चारों तरफ से घेर लेते हैं, आइए आइए हम हॉस्टल लेके चलेंगे, हम हॉस्टल दिखाएंगे, इतने में मिलेगा हॉस्टल, उतने में मिलेगा। मतलब दे लिटरली पुल यू टुवर्ड्स देम एंड एकदम जिद करने लगेंगे कि यहाँ दिखाते हैं वहाँ दिखाते हैं। मतलब सबसे बड़ा स्ट्रगल तो हॉस्टल खोजना ही होता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद आता है बाकी स्ट्रगल जो इन लोगों ने मेंशन किया है, खाने का कभी कभी, और फ्रेंडशिप तो सही बात है, बिना फ्रेंड्स के तो एक अनजान शहर बिल्कुल
काटने को दौड़ता है। जब दोस्ती हो जाए तो फिर धीरे धीरे स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाती हैं। अरे अरविंद, अपने हॉस्टल का तो सीन बता दे। एसी का बिल कितना आता था हमारा, फिर हम क्या क्या करते थे उस बिल को कम करने के लिए। 4,000 रुपये एक बार बिल आया था, हाथ पाँव जोड़ के उसको कम कराए थे फिर। और कोटा की मेन वो है प्रॉब्लम, वहाँ गर्मी बहुत गर्मी है। राजस्थान में बहुत गर्मी है। उसके बाद फिर बस, वैसे तो समझ ही रहे हैं उन लोग भी कि बच्चे हैं, गलती हो गया, कम कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही रेंट इतना हाई होता है, ऊपर से उन लोग अलग ही टाइप का पता नहीं कौन सा रेट लगाते हैं, 13 रुपये यूनिट। वैसे कोचिंग शुरुआती दिनों में तो ज़्यादा लंबा हुआ नहीं करता था। जब तक कि सीबीएसई कंडक्ट करा रहा था, उसके हिसाब से पूरे कोचिंग इंडस्ट्री अपने आप को सेट करके रखे हुए थे पुराने सिस्टम के हिसाब से। तो एक दिन में 4 क्लास या 3 क्लास होते थे, वही कुछ 2:45 या 2:15 से शुरू होके 7 या 8 o'clock तक चलते थे। काफ़ी सही चल रहा था। फिर जब से एनटीए का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब से 2 बार होने लगा जेई मेंस, उसके बाद से तो पूरा कोचिंग इंडस्ट्री का शेड्यूल जैसे बिगड़ सा गया। वो लोग फिर बच्चे को पता नहीं कौन सा मशीन ही समझने लगे। फ्रॉम 2 PM to 10 PM हो गया, फिर बहुत दिक्कत आने लगा पहले पहले, लेकिन काफ़ी सही रहता है। तो एक ये भी था, 2 बैचेस चलते थे, एक मॉर्निंग होता था, एक इवनिंग। तो मेरा इवनिंग बैच था, तो उसमें शायद 2:15 पे क्लास स्टार्ट होती थी और एक क्लास में 250 लोग थे, 250। तो वही किसी को आगे अगर बैठना है तो आधे घंटे पहले जाना पड़ता था, मतलब 1:30 जाना पड़ता था। उसका अलग स्ट्रगल होता था कि पहले जाओ। वही स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी कि 7-7, 8-8 घंटे, और फिर जैसे ही एनटीए ने कहा कि 2 मेंस होंगे और दिसंबर में पेपर हो जाएगा, तो फिर कोचिंग ने भी क्लासेस, जनवरी में पेपर हो जाएगा तो कोचिंग ने भी क्लासेस बढ़ा दी, एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो वही स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, फिर यूज टू हो गई। तो हाँ, काफ़ी बिजी लाइफ रही थी उसकी, कोचिंग लाइफ तो हमारी। क्लास तो वही थी, मतलब पहले स्टार्टिंग में तो बहुत क्लासेस तो सही थी। स्टार्टिंग में बस 2 क्लास हुआ करती थी, तो 3 hours 4 hours मैक्सिमम लगते थे। फिर बाद में ऐसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो फिर 3 क्लासेस, फिर 4 क्लासेस, तो शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया था बाद में। तो कोप अप करने में थोड़ा टाइम, मतलब प्रॉब्लम्स आती थी वहाँ पे। हम लोग का क्लास बहुत लंबा चलता था, दैट इज़ फ्रॉम 2:30 to 9 PM, और ये फ्रॉम मंडे टू सैटरडे होता था। और बच्चे एक दिन संडे सोचते थे यार बहुत आराम करेंगे, चिल मारेंगे, दिन भर सोएंगे, बस नंबर का होता था। एक्स्ट्रा क्लास होती थी संडे को, एग्ज़ाम होते थे, पूरे साल भर यही हुआ। छुट्टी नाम का तो कोई सीन नहीं होता था वहाँ कोटा में। तुम वहाँ पर खुद को बिजी कैसे रखते थे, मतलब पढ़ाई के अलावा तुमने वहाँ पे, तुम्हारे लिए वहाँ पे एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या था, वो सबको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। स्टार्टिंग में तो क्या था कि फ़ोन था मेरे पास एंड्रॉयड, तो फ़ोन में टाइम पास हो जाता था। उसके बाद जब फिर फ्रेंड्स बने थे तो फिर फ्रेंड्स से बात कर लिया, या फिर जब फ्री टाइम में, या फिर वहाँ पे एक पार्क भी था पास में, तो कभी घूमने चले गए, मतलब चलने के लिए ऐसे ही। वहाँ पे खेलने के लिए इतनी जगह तो नहीं थी, पर पार्क में घूमना या फिर मार्केट में घूम लिया फ्रेंड्स के साथ, वही मेन चीज़ करते थे एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के लिए तो वैसे सोच के, फ़ोन तो था नहीं हमारे पास, फ़ोन भी वही था सैमसंग गुरु छोटा वाला, और इसमें क्या एंटरटेनमेंट कर सकते थे। तो वही फ्रेंड्स वगैरह बने, उन्हीं के साथ एंटरटेन्ड रहते थे। एंड हर फेस्टिवल जो भी होता था उसको हमने एंजॉय करना सीखा था ये कोटा लाइफ में, कि जो भी फेस्टिवल आता है साथ में कैसे सेलिब्रेट करते। तो ओवरऑल बहुत एंजॉय भी किया हमने। तो वही एज एन एंटरटेनमेंट आपस में बात करते रहते थे, आपस में पार्टी वगैरह भी करते थे, कभी कभी पिज़्ज़ा मंगा लेते थे। बारे में कोटा के बारे में याद करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ वहाँ किए गए मस्ती ही तो याद आते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कुछ याद आती नहीं। वहाँ पे कैसे रात रात को हम लोग एक दूसरे के रूम में पढ़ा रहा करते थे, और रात को मैगी बनाया करते थे, और पैटीज़ तो बहुत याद आती है वहाँ की। पैटीज़ के बारे में तो क्या ही कहें। और कैसे एक दूसरे का बर्थडे मनाया करते थे, दिवाली की छुट्टी में कैसे खुश होके भागे थे, वो सब याद आता है। एंड हम सबकी शाफ्ट भी कनेक्टेड थी ना एक दूसरे की, कि मेरा ऊपर, इसके नीचे अरविंद का, उसके नीचे मेरे दोस्त का मतलब हिमांशु था एक। तो वही शाफ्ट से भी बात कर लेते, ऊपर से आवाज़ निकाल देते, वो नीचे से रिप्लाई आ जाता था। हाँ, अपने रूम में ही पड़े पड़े मैं चिल्लाता था ओए विपुल, तो ये अपने रूम से रिप्लाई देता था हाँ भाई। कोटा में मेस का खाना कैसा था, खाने लायक था, अच्छा था या फिर बहुत बेकार था? वैसे खाने के मामले में हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे बाकी कोटा से तो अच्छा ही था, पर वो होता है ना कि जैसा भी खाना हो एक समय के बाद इंसान ऊब जाता है। स्टार्टिंग में जब आए थे नए नए, तो
अच्छा अच्छा खाना वो दिखाया भी था, मतलब हमें अच्छा खाना मिलता था कि बच्चे यहाँ टिक जाए। होता है नहीं कि हॉस्टल दिखाने के लिए तो सब कुछ स्टार्टिंग में अच्छा अच्छा करते हैं, तो खाना स्टार्टिंग में अच्छा मिला एंड फिर बाद में वही जैसे जैसे वर्कर्स चेंज होते रहे तो खाने की भी क्वालिटी थोड़ी गिरती गई। दाल में पता नहीं पानी में दाल डालते थे कि दाल में पानी, कुछ समझ ही नहीं आता था, इतना ज़्यादा पानी होता था उसमें। संडे का वेट होता था क्योंकि संडे को ना हर संडे स्पेशल बनता था कुछ, कि कभी मंचूरियन बन गया, कभी शाही पनीर बन गई। पनीर तो ऐसा लगता था कि रबड़ डाल दिया उसमें, इतना हार्ड होता था। लेकिन फिर वही एडजस्ट करना सीख लिया। और सबसे मेन प्रॉब्लम आती थी नाश्ते की। सुबह 6 बजे शायद नाश्ता मिलता था ना, 6 से 8 सॉरी, तो उठने में दिक्कत होती थी। और ये 6 से 8 में भी अगर तुम 7 साढ़े 7 बजे जाओगे तो लास्ट का तुम्हें वो चूरा नहीं मिलता जो लास्ट का बच जाता है खराब सा, वही बचता है। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले ही सुबह उठ के 6 बजे नाश्ता लेके आके रूम में रख के फिर सो जाते थे। मैस का फूड तो वैसे था, मतलब पहले तो बहुत अच्छा था, मतलब जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करा तो नया नया था तो कुक्स भी अच्छे से बनाते थे। उसके बाद तो फिर हाइजीन भी गिरती गई और क्वालिटी भी गिरती गई। तो लास्ट में तो पता नहीं खाना ही क्या होता था, तो बस टाइम ही काटा है हमने लास्ट में, हमें इतना पता है बस हमें। और उन्हें पता है कि अब हाफ में आ गए तो अब चेंज तो नहीं कर सकते, अब तो फिर लास्ट तक वहीं पर रहेगा बच्चा, तो वही अपने करते हैं फिर। बस वही हाल था। इन लोगों ने भी सही बताया कि धीरे धीरे करके खाने का क्वालिटी जो है डिटेरियोरेट होने लगता है डे बाय डे। और शुरुआत में जो चीज़ बहुत मतलब ऐसा होता था, पाव भाजी और डोसा इडली ये सब मिलता था, फिर लास्ट आते आते बस वो पनीर की सब्ज़ी, जैसा विपुल ने बताया, रबड़ जैसी वैसे ही। पर हम लोग का तो हो ही जाता था। मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन स्विगी जोमेटो तो चलता ही था, फिर डोमिनोज चलता था। बस इन्हीं के सहारे हम लोग ज़िंदा थे, और क्या। जब भी हम कोटा के स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि वो सिर्फ 2400 घंटे वहाँ पे पढ़ते ही रहते होंगे। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वैसे तुम्हारी बातों से लगता तो नहीं कि तुम वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे पढ़ते ही थे, बट फिर भी अब तुम बता ही दो कि आखिर ये मिथ है या फिर रियलिटी है। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी इंसान 24 घंटे पढ़ सकता है, तो कम्प्लीटली मिथ ही है। क्योंकि हम लोग के बीच ये ऐसा एग्जाम्पल भी बैठा हुआ है, ये हर्षित। ये तो रात दिन बस वेब सीरीज़ देखा करता था, पता नहीं कब पढ़ता था, लेकिन 99.67 परसेंटाइल शायद होल्डर है ना, सही बोल रहा हूँ अगर मैं, 99.67 परसेंटाइल होल्डर IIT भुवनेश्वर में पढ़ रहा है CSE। अब इससे ज़्यादा क्या एग्जाम्पल किसी को चाहिए कि जो बंदा हमेशा वेब सीरीज़, सारे वेब सीरीज़ एकदम इसके कंप्लीट हुआ करते थे। ऐसा कोई वेब सीरीज़ नहीं होता था उस समय पे कि जो ये ना देखा हो। तो ये तो सच में एक मिथ ही है। ये कंप्लीट मिथ है वैसे तो, कि 24 आवर्स पढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई पढ़ नहीं सकता इतना। और मतलब पढ़ते तो हम, कुछ लोग पढ़ते भी हैं पर कुछ लोग वैसे भी करते हैं, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कितना पढ़ता है वो। तो इट इज़ वेरी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। पर मोस्टली लोग मतलब 4 आवर्स 5 आवर्स तो पढ़ते ही हैं, मतलब एटलीस्ट, क्योंकि उसमें वहाँ पे होमवर्क ही इतना मिलता है कि कम से कम 4 या 5 आवर्स आपको होमवर्क करने में लगते हैं। तो उसके बाद अलग से अगर पढ़ना है तो वो अलग करना पड़ता है। एक तो रात को आते थे हम, ठीक है, रात को थक हार के कि तो अब नहीं होगा, उसके बाद होमवर्क करना पड़ता था, असाइनमेंट दे देते थे। शायद रेस होता था हमारे कोचिंग में ना, रेस बोलते थे असाइनमेंट को, तो वही रेस दे देते, क्वेश्चंस दे देते और फिर नोट रिवाइज करो अगली क्लास में, अगर समझना अगली क्लास का तो वही कम ही टाइम मिलता था, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे कि रिवाइज कर ले, बस उतना होता था। सो अब मेरे को ये बताओ कि कोटा की जर्नी से तुम क्या सीखे? मतलब कोटा ने तुम्हें क्या दिया जो तुम्हारी लाइफ से अब कभी नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा समझाओ सबको। तो इस जर्नी से यही सीखा है कि यार सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर हमें कुछ अपने भी गोल्स वगैरह अचीव करने हैं तो वही सेल्फ इंडिपेंडेंस सीखी थी। कोटा की जर्नी से यार, एक तो पहली बार घर से इतनी दूर गए थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला नई नई चीज़ों का, एंड काफ़ी मिक्स्ड जर्नी रही, कभी अच्छी रही कभी बुरी ही रही, लेकिन जैसी भी थी अच्छी थी। हमारी याद आती है अभी भी कोटा की मेमोरीज। मतलब कोटा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लाइफ में बोल सकते हैं, क्योंकि कोटा में जाके हमने बहुत कुछ सीखा। मतलब एक तो इंडिपेंडेंट हुए, पहले यहाँ पे क्या पेरेंट्स पे डिपेंड होते थे, तो फिर कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम, पेरेंट्स के पास जाओगे अब ये लाओ वो लाओ, पर वहाँ पे क्या खुद की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना और बाकी चीज़ों से मतलब बहुत सारा एक्सपोजर मिला। और नेक्स्ट साल अभी कॉलेज जाना है तो वहाँ पे और तो उसके लिए भी एक्सपोजर मिला, तो इट प्रिपेयर्ड अस फॉर द लाइफ अहेड। इन लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स तो पहले ही बता दिया, मैं वो बताता हूँ जो इन लोग बताना शायद भूल गए होंगे। वहाँ कोटा जाके एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने सीखी है वो हर छोटी छोटी चीज़ पे खुशी खोज लेना।
क्योंकि वहाँ पे वैसे ही बच्चे अलग ही टेंशन में रहते हैं, पता नहीं किस बात का टेंशन। उस टेंशन के बीच भी खुशी के 2 पल खोज कर खुश रहना। और ये तो सही बात है कि पेरेंट्स से दूर रहकर मतलब कैसे एडजस्ट करना है वो सीखा हम लोगों ने। पर इन सब के अलावा कैसे मतलब एक इंसान को जज करना हमने वहाँ जाकर ही सीखा है। पता नहीं, पहले एक अलग ही पर्सपेक्टिव थे लोगों के, सब लोग अच्छे होते हैं ऐसा लगता था, पर वहाँ जाके समझ में आया कि सही लोग की संगत ज़रूरी है। और क्योंकि आप लोगों ने पहले ही सुना होगा कि कोटा में, वैसे भी कोटा बदनाम है ही कि वहाँ बच्चे जा कर के बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा सारे बच्चे नहीं हैं, वो सब संगत पे डिपेंड करता है। तो आप जैसी संगत पकड़ेंगे, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है संगत। तो वहाँ जाकर तो संगत, अच्छी संगत के बारे में हम लोग सीखे। तुम्हारे अंदर कोटा से पहले और कोटा के बाद क्या चेंजेस आए? यार सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने कोटा जाकर सीखी वो तो ये है कि जो लोग कहते हैं ना कोटा जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, कोटा जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे केस में तो मैं यही सीखा हूँ, ये कोटा जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। कोटा में जा कर के हार्ड मतलब एकदम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ही सिलेक्शन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, सिर्फ कोटा में नहीं, आप जहाँ भी हैं वहाँ से अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ ये नहीं है कि कोटा जाने से सिलेक्शन गारंटीड है। और ये ज़रूर है कि कोटा जाने के बाद हम लोगों में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, हम लोगों ने लाइफ की तरफ एक अलग पर्सपेक्टिव बनाया है और पॉजिटिव एटीट्यूड भी हम लोग सीखे हैं। और अब कंपटीशन फेस करने में ज़्यादा डर भी नहीं लगता है। अब ऐसा है कि आने दो, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, होना नहीं होना सिलेक्शन वो तो अपनी जगह है, पर अपने तरफ से कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ जाके हम लोग सीखे हैं। कोटा से पहले यार बिल्कुल मतलब डिपेंड रहते थे एकदम घर वालों पे, और कोटा के बाद क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट रह गए कि हमें पता है कि अगर प्रॉब्लम आ गई है तो कैसे हैंडल करना है। तो वही कोटा में, जैसे कोटा में गया तो वहाँ पे अपना सेल्फ पोटेंशियल थोड़ा रियलाइज़ किया कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी जेईई मेंस क्रैक कर सकता हूँ। क्या हुआ था यार कि 11th में मैंने कोचिंग करी थी जेईई मेंस की, लेकिन फिर बीच में छोड़नी पड़ी कि यार मेरे से हो नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद से एकदम अंदर से ना डर बैठ गया था कि यार मेरे से नहीं होगा। एंड देन फिर 12th में सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी की, एंड तू तो पता ही कि स्कूल में थे हम, बोर्ड्स की तैयारी की बस। तो उससे तो कुछ होगा नहीं कि तुम्हारे जेईई मेंस निकल जाए, करना लास्ट में इंजीनियरिंग ही था। देन जब 12th में मेंस क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा मोरल और डाउन हो गया, लेकिन ये सोच रखा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट में नहीं लेना। कोटा जाने के बाद मेरे में ये चेंजेस आए, ये सीखने को मिला कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे लोग होते हैं अच्छे बुरे, और सब पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट, खुद का प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा सॉल्व करने। एज विपुल सर ने मेन चीज़ तो वहाँ पे जाके वो थी कि इंडिपेंडेंट बने, और उसके अलावा मतलब एक और नई चीज़ ये फ्रेंड्स को कैसे मतलब आइडिया मेन चीज़ जैसे कहा अरविंद ने कि मेरे कंपेनियनशिप, आप जैसे सर्कल में रहोगे वैसे हो पाएगा। तो एकदम अच्छे फ्रेंड्स ढूंढना और जो इतने फायदेमंद नहीं है खुद के लिए, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना, ये सब चीज़ें सीखी, नई चीज़ें वहाँ पे। तो मेन चीज़ वो था कि अभी कैसे नए लोगों से बात करनी है और क्या कैसे पता नहीं कि वो हमारे लिए अच्छे हैं मतलब। सो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें कोटा में जाना चाहिए या फिर अपने आसपास के किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर लेनी चाहिए अपने ड्रॉप ईयर में? यार मेरे हिसाब से तो one should go and have a try, because Kota is a lifetime achievement। और वहाँ जाना, वहाँ रहना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना एक अलग ही दुनिया का चीज़ है, पता नहीं क्यों। पर हाँ, ये दो इंसान पर भी डिपेंड करता है। देखिए, जो बच्चे जिनको फैमिली से एक होता है, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं तुमको करके दिखाना है, तुमको करना है, मतलब अगर डॉटिंग पेरेंट्स है और बच्चे के ऊपर अगर प्रेशर है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसे कोटा जाना चाहिए। क्योंकि वैसे बच्चे वहाँ जाकर इतने प्रेशर फील करते हैं अपने आप में, मतलब काफ़ी प्रेशर को झेलते हैं, और पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है और कोटा का प्रेशर होता है। तो ऐसे में बच्चे जो हैं मतलब वो बनने से ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे जो हैं जिनके पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हैं, मतलब हो चाहे मत हो, तुमको बस एक बार कोशिश करना है, बच्चे मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं और मतलब उन लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, हंसते खेलते पढ़ते हैं, तो उन लोग को ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ जाके घाटा तो कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। मतलब खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है।
तो मतलब वैसे ही लोग, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं उन लोग को जाना चाहिए, और बाकी जो लोग होते हैं बच्चे जो डरने वाले, उन लोग को नहीं जाना चाहिए। उनको अपने आसपास ही किसी कोचिंग में एनरोल हो जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, अपने लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सबको मालूम है कि जैसे मैंने अभी कहा भी कि कोटा जाने से सिलेक्शन नहीं होता है, वहाँ अपने घर पे भी रह के इंसान सिलेक्शन करवा लेते हैं, और वहाँ जाने के बाद भी कईयों का नहीं होता, जैसे हमारा भी नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, वही बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है वहाँ जाना या ना जाना। तो हम सब तो ड्रॉप ईयर वाले थे, तो ड्रॉप ईयर के लिए रिकमेंड तभी करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो। तो अगर आप मतलब मान लो थोड़ी सिटीज़ वगैरह अच्छी सिटीज़ में रह रहे हो जहाँ पहले ही आपको कोचिंग का एक्सपोजर वगैरह है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोटा आना चाहिए। वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। कोटा बस आपको ये एक माहौल देगा, आपको एक कंपटीशन का माहौल देगा और टेंशन भी देगा साथ में कि सब पढ़ रहे हैं, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। वही तो वही कि अगर आपके पास कोचिंग का एक्सपोजर नहीं है आपके आसपास एरियाज में, तो कोटा ज़रूर जाना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंशन ही मिलती है, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। जैसे अरविंद ने कहा, लाइफ की तरफ एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। तो इट डिपेंड्स कि यार आपकी क्या सिचुएशन है, कि आप अगर मतलब कि आप मेहनत करना चाहते हो कि नहीं कोटा में, क्योंकि सिर्फ कोटा में जाने से नहीं होगा, कोटा में पढ़ने से होगा। एज विपुल सेड, मतलब मेन चीज़ वहाँ पे वो है कि यहाँ पे माहौल मिलता है। तो यहाँ पे मतलब ये नहीं कि आप अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो आप अगर आप जैसे मैं स्मॉल टाउन से था तो मुझे वहाँ जाके फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं अगर कहीं और जाता किसी और सिटी में, मेरे पास दिल्ली है तो वहाँ भी मुझे घर से बाहर मूव करना पड़ता है। इसलिए कोटा जो है वो बेस्ट प्लेस है। मतलब अगर आपको कंपटीशन मिलता है वहाँ पे, इतने लाखों बच्चे आते हैं हर साल, तो जो कंपटीशन कोटा में मिलता है वो कहीं और मतलब नहीं मिलता है आराम इतनी जल्दी से। तो अगर आप स्मॉल टाउन से हो तो आपको शायद जाना चाहिए, पर अगर आपके टाउन में है अच्छी फैसिलिटीज़ तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वहाँ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से लोगों को कोटा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फास्ट लर्निंग होता है, ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, ये पता चलता है कि कितनी कंपटीशन है। और इसके बाद तो फिर आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बट जाने से पहले तुम अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो तुमने मिस्टेक्स करी हैं वो वहां पे जाके कोटा में जाकर वो मिस्टेक्स ना करें। तो बस ये आखिरी चीज और बता दो अपने जूनियर्स को। मतलब कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना नहीं होता। एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क होता है, दोनों मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तो शायद थोड़ा टिकना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें एक तो टाइम बहुत कम मिलेगा, टाइम बैरियर कम मिलता है, होमवर्क भी करना है तुम्हें, साथ साथ नोट्स भी रिवाइज करने हैं। तो वही कि स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ साथ, जो मेरे को लगता है मेरे में ये कमी थी। एंड अपनी फ्रेंड लाइफ और अपनी स्टडी लाइफ में ना थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, कि कभी भी ज़्यादा पढ़ाई कर मत करो, या फिर कभी भी ज़्यादा ही एकदम फ्रेंडशिप की तरफ मत जाओ। एकदम वेल बैलेंस रखो अपनी लाइफ को ना, इसमें इस जर्नी में। या तो तुम किसी सिचुएशन में जीतोगे या फिर किसी सिचुएशन में सीखोगे। तो ये एटीट्यूड जैसे दिमाग में आया, फिर सोचा कि अब टाइम आ गया कि लोगों को मैं बता सकूँ अपनी इस कोटा जर्नी के बारे में, कि कब तक मैं इस मेमोरी को दबा के रखूँगा। तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि यार अगर आप किसी जैसे कोटा ही जा रहे हो, मान लो सिलेक्शन हुआ या ना हो, लेकिन जैसा अरविंद ने कहा कि एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनो, कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे कोटा में जाके। कोई भी लाइफ की सिचुएशन हो, तुम या तो उसमें जीतोगे या सीखोगे। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है। Yes, here's a message for every student out there who wants to pursue engineering career. See, IITs are not everything. If anyhow you manage to crack an IIT, that's great. But because of any reason, if you're not able to do so, there's no need to be depressed of. See, there are plenty of other options as well. You can go for them. Everyone knows the success rate for getting into an IIT is not that great. A lot of students are left behind every year. So what one needs is to just have an optimistic approach to your life, and just do your best and leave the rest. Yeah, that's all. Thank you. तो मैं बस ये कहना चाहूँगा अपने जूनियर्स को कि मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, तो कोटा जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, उसमें एडमिशन लेने से ही नहीं होगा। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है, सब कुछ मिलता है, वहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, पर आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा। तो आप अगर खुद भी कर सकते हो अपने घर पे, मतलब सेल्फ स्टडी से, तो भी अच्छा है। आपको किसी गाइडेंस में करना अच्छा लगता है तो आप वहाँ जाओ, पर पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। एंड एज अरविंद और विपुल ने मतलब पूरा
समराइज कर ही दिया। मतलब मेन चीज़ वो था कि एक तो स्मार्ट वर्क करो और ऊपर से अपना रोज होमवर्क करते रहो, कंप्लीट करते रहो। बस मेन वही चीज़ें होती हैं, वही वहाँ पे दिस इज द पॉइंट टू सक्सेस, स्मार्ट वर्क एंड डेली वर्क। सो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो कोटा के रिगार्डिंग तो मैं इन तीनों का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम इनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, पीस।